हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक बार चैनल पर जाएं और अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, तो आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आने लगेगी। नोटिफिकेशन में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन जा रही है। और जिन बच्चों के पास जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, और जो पुराने बच्चे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें तो उनके पास भी नोटिफिकेशन आने लगे। चैनल पर जा करके एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो हमारा पहले प्रश्न के साथ शुरू होता है। स्वागत है आपका 2000 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला में। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है कैथेप्सिस, रेडोप्सिस, कॉर्निया तथा कैसिस। ठीक, तो प्रोटीन का आवश्यक घटक इसमें से कौन सा है? वह है रोडोप्सिन। ठीक है, कौन सा? रोडोप्सिन। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट होता है। या रोडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो कि रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु के प्रकाश की किरणें आंखों में पहुंचती हैं और कार्निया पारदर्शक द्रव, पुतली तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव में से गुजरकर दृष्टिपटल पर केंद्रित होती है, किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वह दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में पहुंचाती हैं जहां उनका स्पष्टीकरण होता है। तो ये हमारा जो रोडोप्सिन जो ये है, ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रोडोप्सिन क्या है? वह प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है किसका? कैल्शियम का, फास्फोरस का, कॉपर का या विटामिन ए का? तो जो माल्टा आटा है वह रागी से बनाया वो किससे बनाया जाता है? रागी से बनाया जाता है। और वह किसका अच्छा साधन है? वह कैल्शियम का अच्छा साधन है। जो कैल्शियम है ये जो है इसको क्या गरीबों का दूध भी कहा जाता है। प्रश्न टीजीटी में डायरेक्ट पूछा गया था कि गरीब का दूध किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में कई गेहूं था और चावल था, रागी था और एक कुछ और था। तो वहाँ पर क्या होता है? रागी, क्योंकि यह कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। और हम सभी जानते हैं गरीब का दूध इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिल्क क्या है? कैल्शियम का रिच सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊन की माट की विशेषता को कहा जाता है? शेयरिंग, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस या क्रिम्प है? तो जो ऊन की माट की विशेषता है वह किस नाम से जानी जाती है? वह फ्लेंटिंग के नाम से जानी जाती है। फ्लेंटिंग ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी एवं दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं। वह क्या कहलाती है? फेलेंटिंग का रूप धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया को फेलेंटिंग कहते हैं और इसी गुण के कारण इसमें कई उपयोगी वस्त्र जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि बनाई जाती है। ठीक, तो ये क्या है? ऊन की माट की विशेषता को कहा जाता है क्या कहा जाता है कि उसको फ्लेंटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रह व्यवस्था के निर्धारक हैं आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, मानवीय एवं अमानवीय साधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रह व्यवस्था के निर्धारक कौन से हैं? तो ग्रह व्यवस्था जो है उसके निर्धारक क्या है कि ग्रह व्यवस्था है क्या? तो ग्रह व्यवस्था से तात्पर्य कि परिवार के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहीं पे गृह व्यवस्था की बात हो रही है। तो सीमित साधन, तो वो साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? मानवीय एवं अमानवीय साधन आते हैं। तो इसलिए गृह व्यवस्था के निर्धारक क्या है? मानवीय एवं अमानवीय साधन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट होता है। ठीक, और जो गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय एवं अमानवीय दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। मानवीय साधन में बुद्धि, हमारी बुद्धि हो गई, कुशलता हो गई और हमारी अभिवृत्तियाँ, ये सब किसके? मानवीय साधन के अंतर्गत आती है। और अमानवीय साधन में सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं।
ऑप्शन नंबर साधन का मैंने एक अलग से जो हमारे मानवीय और अमानवीय साधन है इसका मैंने अलग से एक आपको वीडियो बना करके रखा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके आप गृह व्यवस्था वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको गृह व्यवस्था का मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने टीजीटी पीजीटी के सारे 2004 से लेकर के सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराया है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं और विद एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आंसर नहीं बताया है, हर चीज का हर ऑप्शन को मैंने ठीक से समझाया है, तो आप उसको वहां पर जाकर के देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, रेशम, लिनिन या रेयान? तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? लिनिन है, ठीक है। ये जो हमारा तो ये जो है ये तो हमारा मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। रेशम किसका? ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? ये एनिमल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो हमारा ये लिनिन है, लिनिन जो है यह हमारा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। और साथ ही साथ कपास जो है यह किससे? फल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये फ्रूट से प्राप्त होता है, तो स्टेम से कौन सा प्राप्त होता है? लिनिन प्राप्त होता है। तो लिनिन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनिन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है जिसका उपयोग बहुत ही प्राचीन समय से किया किया जा रहा है। तब लिनिन का प्रयोग भोग विलास, शान शौकत तथा ऐश्वर्य के का प्रतीक माना जाता था, तथा इसका प्रयोग राजा महाराजा एवं कुछ गिने चुने सामंती तथा विशिष्ट व्यक्ति ही करते थे। लिनिन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिसे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनिन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। जो लिनिन के रेशे जो हैं उस किससे प्राप्त होते हैं? फ्लैक्स नामक पौधों के तने से प्राप्त होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए। कौन सा है जो पहला सिंथेटिक फाइबर है जो मानव निर्मित है? रेयान है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है या लिनिन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मानव निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? रेयॉन है। क्या है? रेयॉन इसका नाम है। रेयॉन अथवा कृत्रिम सिल्क। रेयॉन को अगर आर्टिफिशियल सिल्क की संज्ञा अगर पूछा जाता है कि कृत्रिम सिल्क के नाम से हम किसे जानते हैं, तो रेयॉन को ही आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। रेशम और रेयॉन इसी से आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। जो रेयान है यह मानवकृत रेशे जैसा सिल्क जैसा अद्भुत पदार्थ को खोज और विलास इस युग का एक वैज्ञानिक चमत्कार है। लगभग 100 वर्ष पहले सिल्क के कीड़े की कार्यविधि तथा सिल्क के रेशे के उत्पादन का अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए शहतूत की पत्तियों का रासायनिक विधि से पाचन करके तैयार घोल को क्या स्पिनरेटर्स में से जो उसका सॉल्यूशन है उसको स्पिनरेटर महीन महीन छिद्रों में से निकाला गया और इस तरह से क्या हो गया? रेयॉन की उत्पत्ति की गई, ठीक। तो ये यहाँ पर आपका जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर 1 होता है कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? रेयॉन है और इसे आर्टिफिशियल सिल्क की संज्ञा दी जाती है। हाइपरटेंशन का कारण होता है निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च पल्स चाप, निम्न पल्स चाप। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंशन किस चीज का कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का कारण होता है। यह शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनियों में रक्त का दबाव लगातार बढ़ा हुआ होता है। ये दबाव जितना अधिक होगा हृदय को उतनी ही अधिक क्षमता से पंप करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन के कारण शरीर की विभिन्न अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा किडनी फेल्योर भी और हार्ट फेल्योर का भी मामला देखने को मिल सकता है। स्ट्रोक या पक्षाघात आदि समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। सामान्यतः रक्तचाप की जानकारी 2 अंकों द्वारा दी जाती है, जो कि सिस्टोलिक ऊपर का अंक तथा डायस्टोलिक नीचे का अंक। तो जिसको मैं बार बार आपको बताती हूँ कि 1/120/80, ठीक है। तो यह सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो है संसाधन, समय, मूल्य,
प्रबंध और मूल्य। तो पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? वह क्या है? हमारा मूल्य है। हमारी जो वैल्यूज हैं वह हमारे पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है। छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के लिए काम में आता है? स्फाइग्नो मैनोमीटर, थर्मामीटर, गैनियोमीटर या लक्स मीटर। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर को मापता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये लंबे तंतु अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। ये लंबे तंतु अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। रेशा, तंतु रेशा, एस एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। तो ये कौन से लंबे अविरल तंतु होते हैं, अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जो हमारा सूत या रेशा है वो क्या है? वो तंतु रेशे परस्पर जुड़े रेशों की एक निरंतर लंबाई है, जो कपड़े के उत्पादन, सिलाई क्रियाओं से बुनाई, कपड़े, कढ़ाई, रस्सी बनाने आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। ये तंतु रेशे अविरल तथा लंबे होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वह तंतु रेशा है, जो कि क्या होता है? अविरल तथा लंबा होता है और इसे मीटर में मापा जा सकता है। ठीक। और जो सूत अनेक प्लाइयों से मिल करके बने होते हैं। प्रत्येक प्लाई का एक एकल कटा हुआ सूत होता है। एक मोटा धागा बनाने के लिए प्रत्येक प्लाई को विपरीत दिशा में एक साथ मोड़ा जाता है। अंतिम मोड़ की दिशा के आधार पर धागे की ट्विस्ट जो होती है एस ट्विस्ट तथा जेड ट्विस्ट के रूप में जाना जाता है। एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट के रूप में जाना जाता है। ये तो इसकी ऐठन हो गई। तो ये और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर तंतु रेशा मतलब यहाँ पर फाइबर से मतलब है। हाँ, ठीक है। तो जो तंतु रेशा है वही क्या है? ये इसकी लंबाई क्या होती है? अविरल होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल्य क्रम हैं। कौन कौन से हैं? इच्छा, विश्वास, रुचि, ध्यान देना, कार्यवाही करना तथा संतुष्टि। ये है। तो इसके जो क्रम है उस क्रम को इन्होंने कहा है किस में लगाइए? इसको जो ये क्रम है उसको सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अटेंशन। सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान देना। ठीक है। ध्यान देना। तो ये चौथा जो है वो सबसे पहले आएगा, ध्यान देना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें हमारे कौन सा मिल गया? पहला ये मिल गया। फिर उसके बाद ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। तभी हम उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर इच्छा होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो चौथा, तीसरा और पहला हमको कहाँ मिल जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए में भी मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी में भी मिल रहा है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर इच्छा के बाद क्या होना चाहिए? उस पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास हम कर पाए उस चीज़ पर। ठीक। विश्वास करने के बाद फिर क्या? कार्यवाही है। कार्यवाही के बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाती है? हमारी संतुष्टि हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या हो जाती है? संतुष्टि हो जाती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने पहले संतुष्टि फिर बाद में कार्यवाही की है। तो कार्यवाही करने के बाद फिर लास्ट में सबसे लास्ट का पॉइंट कौन सा होता है? संतुष्टि होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही बैठता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इच्छा सबसे पहले हमारा क्या हो गया? ध्यान देना। ठीक। फर्स्ट क्या होता है हमारा? ध्यान देना। पहले पे सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ध्यान देना। फिर उसके बाद दूसरा हमारी रुचि होनी चाहिए। तीसरा हमारी इच्छा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इच्छा के बाद उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। चौथे नंबर पर आएगा। और फिर उसके बाद क्या आती है? कार्यवाही होगी। कार्यवाही के बाद फिर उसके बाद लास्ट में सबसे क्या होता है? संतुष्टि होती है। इस स्टेप को बिल्कुल आप रट लीजिए, एकदम एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? लैक्टोबैसिली, वाइब्रियो कालरा, साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस। ठीक है। स्टेफाइलोकोकस।
तो यहाँ पर जो कौन सा बैक्टीरिया है जो पीएच में वृद्धि करता है, तो पीएच में वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, क्षार से मतलब हो गया ना, क्षारीय हो गया, वो क्षारीय पीएच में वृद्धि वृद्धि कर रहा है, तो मतलब वो कितना हमारे 7 पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर पीछे बढ़ता तो वो क्या करता, अम्लीय होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, विब्रियो कॉलरा क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वाइब्रियो कॉलरा, ये क्या है, क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो कि गैर सेलुलोजिक है, जिस मतलब जिसमें सेलुलोज नहीं है, और वो कौन सा है, मानव निर्मित फाइबर है। तो ये कौन सा है, नायलॉन है, रेयॉन है, एसीटेट है या ट्राई एसीटेट है। हम सभी जानते हैं रेयॉन में क्या सेलुलोजिक तंतु है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में कुछ केमिकल्स का यूज भी किया जाता है। लेकिन नायलॉन जो है वह पूरी तरह से गैर सेलुलोजिक है, ठीक। तो नायलॉन क्या है, मानव निर्मित फाइबर है जो कि गैर सेलुलोजिक है। नायलॉन नामक का और जादुई रेशा अगर पूछा जाए आपसे, मैजिकल फाइबर किसको कहते हैं, तो मैजिकल फाइबर में किसका नाम आता है, नायलॉन का नाम आता है। आप इसको नोट डाउन कर ले, मैजिकल फाइबर जादुई रेशा भी पूछ लिया जाता है, ठीक। और ये जो है इसकी खोज ने क्या किया, विज्ञान के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव किया। इस अद्भुत रेशे की विभिन्न रूपों वाला, विभिन्न गुणों वाला बनाया जा सकता है। वास्तव में नायलॉन ने जीवन को सुगम बना दिया है। नायलॉन के वस्त्रों को धोने, सुखाने, इस्त्री करने में लगने वाले परिश्रम को घटाकर न्यूनतम कर दिया है। नायलॉन के वस्त्र बिना इस्त्री किए ही सदैव ताजे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नायलॉन करेक्ट हो जाता है। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, पूछ रहा है। लोहा, मैग्नीशियम, तांबा व कैल्शियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, मैग्नीशियम। तो प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, मैग्नीशियम आवश्यक है। और जो हमारे वयस्क के शरीर में लगभग 30 ग्राम मैग्नीज उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है हमारा, खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है, शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाली कैलोरी से मतलब है सिर्फ कैलोरी। क्या मतलब, सिर्फ कैलोरी से मतलब है ओनली कैलोरीज, ठीक। शारीरिक श्रम करने हेतु हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी या ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या है, ओनली कैलोरी, खाली कैलोरी से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपोनियन एक वर्ग है। सेपोनियन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। तो ये कौन सा है, सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां या उक्त में से कोई नहीं। तो जो सेपोनियन है वह रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो कि विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत विशेषता पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पादप प्रजातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है, पादप प्रजातियों में पाया जाता है। सेपोनियन जैव समाज के यौगिकों का एक वर्ग है जो पौधों के साम्राज्य में विशेष रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से साबुन जैसे क्रोमिंग द्वारा वर्णित ग्लाइकोसाइड होते हैं और नतीजन वे जलीय घोल में हिलाए जाने पर कोम बनाते हैं। तो ये जो है सेपोनियन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो कि विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत विशेषता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके, किसके अच्छे स्रोत हैं फल और सब्जियां, खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण के, खनिज लवण तथा विटामिन रेशे के, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज के। तो जो ये है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो फल और सब्जी सबसे अच्छे स्रोत किसके होते हैं, खनिज लवण एवं मिनरल्स एवं विटामिन ये दोनों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। और फल एवं सब्जियां अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह हमें स्वस्थ, निरोग, फुर्तीला एवं चुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है जो कि क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है और बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करता है।
नेक्स्ट है, लिनिन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? कैमो, साटिन, कैशमियर या कैनोपी। तो लिनिन द्वारा महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? तो है वो कौन सा है? साटिन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि लिनिन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिसका प्रयोग अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र उसके लिए किया जाता है। लिनिन के रेशे, अभी मैंने आपको बताया था, लिनिन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लैक्स नामक पौधे से के तने से प्राप्त होते हैं। लिनिन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। लिनिन के रेशों में लचक, तान्यता तथा प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है, अतः इसके वस्त्र बुनना एक समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागे पर दबाव एवं झटके पड़ते हैं जिससे धागे सहज रूप से टूट जाते हैं। अतः लिनिन के वस्त्र बुनने से पूर्व इस धागे को पर एक लेप लगाकर नमी युक्त वातावरण में बुनाई की जाती है। लिनिन द्वारा निर्मित महीन कपड़ा क्या होता है? साटिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक नहीं है ऊन, एसीटेट, रेयॉन या सूती। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक में क्या होता है? जिसमें कि पानी से मतलब पानी उससे दूर रहता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर लविंग होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पर कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोफिलिक कौन सा तंतु नहीं है? एसीटेट इसमें हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है। ऊन, रेयान, सूती आदि तंतु हाइड्रोफिलिक है क्योंकि ये पानी को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि एसीटेट तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पर इनको पूछना चाहिए था कि कौन से तंतु हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक तो ऊन भी होगा, रेयॉन भी होगा और सूती भी होगा, और एसीटेट जो है ये किसमें? हाइड्रोफोबिक में आएगा। तो यहाँ पर हाइड्रो नहीं, इसको कट करेंगे हम, तब इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा तब ये करेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन से तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है। तो हाइड्रोफिलिक हैं कौन कौन से तंतु? तो हाइड्रोफिलिक जो है वह एसीटेट है जो कि हाइड्रोफिलिक नहीं है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ऊन भी वाटर लविंग, रेयान भी है और सूती भी है, ठीक। तो ये सारे क्या है? वाटर लविंग है। और ये क्या है? एसीटेट जो है ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ये सही है, एसीटेट सही है। नहीं को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हाइड्रोफिलिक नहीं है पूछा है ना। तो हाइड्रोफिलिक कौन से तंतु नहीं है? तो जो एसीटेट है ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, यह क्या है? हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकता है, ठीक है। ये सारे हाइड्रोफिलिक तंतु हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ को जीवाणु को जाने से रोकती है? इरेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन या डिहाइड्रेशन। तो कौन सी प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? तो ये जो हमारी इरेडिएशन प्रक्रिया है यह भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण क्या है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या विटामिन डी। तो बच्चों में आईडीडी की मतलब आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, उसका कारण क्या है? आयोडीन है, कैल्शियम है, लोहा है या विटामिन डी है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है उसका, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन डिफिशियंसी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। आयोडीन हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज लवण है। यह बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी जो अत्यंत कम मात्रा होती है, जो कि 100 से 150 मिलीग्राम थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख अवयव आयोडीन ही है। आयोडीन की कमी से घेंघा, गलकंड, विक्सीडिमा आदि रोग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा,
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या रतौंधी। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी क्या है? यह पानी में घुलनशील है या अघुलनशील है? विटामिन बी सी क्या है? पानी में घुलनशील है। ठीक है, कैसा है? पानी में घुलनशील है बी सी। उसके अलावा ए डी ई के ये क्या है? पानी में अघुलनशील विटामिन है। ठीक, फिर उसके बाद जो ये है विटामिन सी गंधहीन, पानी में घुलनशील, आग से प्रभावहीन, सफ़ेद खादार पदार्थ है। क्षार, ताप, प्रकाश एवं तांबा धातु की उपस्थिति में यह शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाता है। प्राप्ति के साधन आंवला और अमरूद इसमें सबसे अधिक होते हैं। बहुत ही अच्छे इसके सोर्स हैं। खट्टे रसीले फल, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज व दाल इसके अच्छे साधन हैं। केले में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? कोलेजन का निर्माण करता है। उचित अवस्था में रखने का कार्य विटामिन सी का है। ठीक है, और जो साधारण कोशों के संयोजित तत्व को कोलेजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह सेल्स को पारस्परिक संबंध करने का साधन है। और यह क्या करता है? हीलिंग में, घाव को भरने में बहुत ही सहायक होता है। तो विटामिन सी के थोड़े से कार्य भी बता दिए। परिचर्या का उद्देश्य क्या है? आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो परिचर्या जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? आकर्षक बनाना। जब वस्त्र बनाते हैं तो फिर जब मिल से उतरता है तो वह ग्रे गुड्स होता है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ लगी हुई होती हैं। फिर उसको साफ करके वस्त्र को बहुत सारी परिचर्याएँ उनके ऊपर करके, फिनिशेस करके वस्त्र को वस्त्रोपयोगी बनाया जाता है और मार्केट में उतारा जाता है। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया को सही क्रम दीजिए। जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है टाइलिन, उसको हमें क्या करना है? सही क्रम देना है। सबसे पहले हम इसको सही क्रम दे दें, तब उसके बाद हम कूट की तरफ जाएंगे। इराइथ्रोडेक्स्ट्रिन, आइसोमोल्टोन, बॉयल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रिन और सॉल्ब्यूल स्टार्च। तो यहाँ पर सॉल्युबल स्टार्च। तो यहाँ पर जो सबसे पहला होगा वो होगा ब्राइल्ड स्टार्च। तो ये हमारा पहला, तीसरा हमारा पहला हो गया। फिर उसके बाद जो ब्राइल्ड स्टार्च है उसके बाद क्या आता है? सॉल्युबल स्टार्च। सेकंड पर हमारा क्या आता है? सॉल्युबल स्टार्च आता है। फिर उसके बाद थर्ड पर हमारा आता है ब्राइल्ड स्टार्च। तो अब हम देखेंगे इस तरफ कि यहाँ पर हमारा कौन सा मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पहले नंबर पर हमारा कौन सा आता है? तीसरा हमारा आ जाता है। तो तीसरा आ गया हमारा पहले नंबर पर, पांचवा आ गया दूसरे नंबर पर, और ये जो है पहला आ गया तीसरे नंबर। तो इस तरह से अगर एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ करते हैं तब भी हमें क्या अपना आंसर मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आगे देखेंगे कि चौथे नंबर पर क्या है और पांचवें नंबर पर क्या है। तो चौथे नंबर पे हमारा एक्रोडेस्ट्रिन आता है। ठीक है, कौन सा आता है? एक्रोडेस्ट्रिन, ये चौथे नंबर पर आता है। और फिर सबसे में आइसोमोल्टोन, ये क्या है? पांचवें नंबर पर आता है। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल याद रख लें कि टाइलिन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को पाचन क्रिया की प्रक्रिया का अगर सही क्रम देने के लिए कहा जाए तो इस क्रम को हमें अच्छे से याद रखना है। कभी कभी एक आध क्रम को स्किप भी कर देते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस क्रम को आप प्लीज़ इसको ठीक से कहीं नोट कर लें और इसको याद कर लें। नेक्स्ट है आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है या जाइगोट है। तो आनुवांशिकता की जो मूलभूत इकाई है वह कौन सी है? जीन है, यूनिट। हाँ, हेरिडिटी की यूनिट क्या है? जीन है। और इससे क्या होता है कि इसके द्वारा पैतृक लक्षण जैसे रंग, लिंग, लंबाई का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण होता है और इसे आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जीन है जो करेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण लाइनेन, रेयान, डेक्रान या नायलॉन। तो पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण क्या है? हमारा रेयॉन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? रेयॉन हो जाता है। अगर रेयॉन की बात करें तो रेयॉन तीन प्रकार से बनाया जाता है। कौन सा? नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, कीपामोनियम और विस्कस रेयॉन। मैंने फाइबर भी बहुत अच्छे से टेक्सटाइल पढ़ाया है, आप वहाँ पर देखेंगे आपको रेयॉन की पूरी इतिहास से लेकर के कितने जो रेयॉन के प्रकार हैं, किस किस प्रकार से बनाए गए हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप टेक्सटाइल की वीडियोस पर जाएं तो उससे आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और हाँ, अगर अलग से आपको अगर कुछ पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है?
सोया तेल, मूंगफली का तेल, नारियल तेल या मकई का तेल। ठीक है, तो ये कौन सा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, उसका सबसे अच्छा जो सोर्स है जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, तो वहाँ पर ये सोर्स जो है वह सोया का तेल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। सोया ऑयल वो क्या है, करेक्ट हो जाता है। रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है? ठीक है, ब्राइटनेस और डलनेस उसकी क्या कहलाती है, तो वो क्या है, मूल्य है, तीव्रता है, ह्यू है और क्रोम है। तो यहाँ पर जो क्रोम है आपका वह क्या है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या क्रोमा या घनत्व कहलाता है। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व के वर्णों में चमक आ जाती है और मिश्रित वर्णों में कम घनत्व होता है, जिससे वर्ण धूमिल अथवा धुंधले हो जाते हैं। वर्णों के इन गुणों को ध्यान में रखकर ही चित्र में वर्ण संयोजन किया जाता है। वर्ण मतलब रंग, संयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है, तो वर्णों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है, क्रोम या क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्रोम या घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। और मैंने जो ऐसे आपसे कहा कि एक बार जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो एक बार जा करके अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा। अगर नोटिफिकेशन आने लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ओके, कीप लर्निंग।